नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। ठीक है दोस्तों, अगर आप एसएससी, बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा तैयारी करते हैं या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों। तो दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्राम सेंटीमीटर क्यू, ये आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर। क्या दोस्तों? वर्नियर कैलिपर जो है ये अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है पानी से कम होता है। क्या होता है? तेल जो है ये जल के तल पर, देखते हैं तेल जो है जल के सतह पर तैरते रहता है। जिसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है ये पानी से कम होता है। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। नेक्स्ट है कि खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। याद रखिएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता है यह अधिकतम होती है ध्रुवों पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? पानी का जो पृष्ठ तनाव है ये अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक। क्या है दोस्तों? कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट है क्यूसेक जो है ये जल प्रवाह को मापने की यूनिट है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। याद रखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 जोड़ देंगे। याद रखिएगा किसी भी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। याद रखिएगा कि ध्वनि जो है यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है कि ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी कि ध्वनि जो है वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि वायु की जो आर्द्रता है ये उच्च होता है। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे प्रसव तरंग ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि चमगादड़ जो है ये अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे प्रसव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं रात में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का। याद रखिएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? बैगनी का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का ज़्यादा होता है। कम किसका होता है दोस्तों? बैगनी का कम होता है, लाल का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। क्या है दोस्तों? यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। याद रखिएगा कि धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? तो लाल का सर्वाधिक होता है और बैगनी का कम होता है। याद रखिएगा लाल का सर्वाधिक होगा और बैगनी का कम होता है तरंगदैर्घ्य। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए सवाल आपके सामने क्या है। सवाल है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि। याद रखिएगा कि मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है
कि कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक। याद रखिएगा कि कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग का। नेक्स्ट है कि स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से। याद रखिएगा कि स्नेल का जो नियम है ये संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा जो है ये विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, यानी वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और बीच में कौन सा रंग होता है दोस्तों, बीच एग्जाम में पूछता है कि इंद्रधनुष यानी कि सूर्य की जो किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 के रंग होते हैं। तो बीच में कौन सा रंग होता है, वो हरा रंग होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का। याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। याद रखिएगा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। नेक्स्ट है कि सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड होती है। क्या होती है दोस्तों, यानी कि सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। याद रखिएगा कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो फॉस्फेरिक अम्ल। ठीक है, शीशा का संकेत क्या होता है, Pb होता है दोस्तों। याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 82 होता है। याद रखिएगा कि शीशा का संकेत Pb होता है, परमाणु संख्या 82 होता है। तो शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता, यानी कि जस्ता का संकेत Zn होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, जिंक जिसको बोलते हैं। तो शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। नेक्स्ट है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कोल गैस मिश्रण होता है H2CH4 तथा CO का। याद रखिएगा कि H2CO4 तथा CO का कोल गैस मिश्रण होता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। सवाल है दोस्तों कि सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा कि सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कि बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो कास्ट आयरन स्टील से। ठीक है, कास्ट आयरन से स्टील यानी कि बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो कास्ट आयरन से स्टील। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मोह मापनी का उपयोग होता है कठोरता मापने में। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोह मापनी का जो उपयोग है ये कठोरता मापने में होता है। नेक्स्ट है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। याद रखिए कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। याद रखिए कि सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। नेक्स्ट है कि निलंबन कण का आकार होता है 10⁻² और 10⁻⁴ सेमी के बीच होता है। याद रखिएगा 10⁻² और 10⁻⁴ सेमी के बीच होता है निलंबन कण का आकार। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन का। याद रखिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन जो है ये किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का। नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो श्वसन एंजाइम में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि लाइसोसोम जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम में। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। याद रखिएगा दोस्तों कि लिपिड एवं प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट है कि डीएनए किसमें पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो एसिड। डीऑक्सी राइबो एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। नेक्स्ट है जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। याद रखिएगा कि जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। याद रखिएगा कि टॉनिसिल में हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉनिसिल में। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो वसा एवं सेलुलोज की। याद रखिएगा कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रोटीन की इकाई क्या है? तो ये है दोस्तों अमीनो अम्ल। याद रखिएगा कि प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। ये प्रोटीन की इकाई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस जो है ये केंद्रक का विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है? तो जीरोंटोलॉजी जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों अंदर स्तनधारियों के हृदय में। याद रखिएगा कि पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्तनधारियों के हृदय में। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सवाल है कि मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है दोस्तों? तो 48 से 72 घंटे होती है। याद रखिएगा कि 48 से 72 घंटे होती है मनुष्य के शुक्राणु की आयु। नेक्स्ट है कि पालकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मीबोमियन जो है ये पलकों के किनारे ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो ग्रासिका। याद रखिए कि मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में? तो ग्रासिका के भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का एमल्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो वसा का एमल्सिफिकेशन जो है ये पित्त का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है कि रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? तो संयोजी उत्तक। याद रखिएगा कि रुधिर जो है ये किस प्रकार का उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक है रुधिर। नेक्स्ट है कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है। याद रखिएगा कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रीन निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? गैस्ट्रीन जो है ये आमाशय की दीवार से एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन रे ने किया था। याद रखिएगा कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे। नेक्स्ट है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। याद रखिएगा कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन का संख्या C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने की थी। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज जो है किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। नेक्स्ट है कि डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा, यानी कि डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने
कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? तो कूटपाद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अमीबा का प्रचलन अंग कूटपाद। नेक्स्ट है कि सांप का जहर है प्रोटीन। याद रखिएगा कि सांप का जो जहर है क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन काल में। याद रखिए कि जीवन की जो उत्पत्ति है किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन के काल में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा दोस्तों कि किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थ्रोपोडा की संघ की जो जातियां हैं सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि सबसे अधिक वायु किस जंतु की होती है? तो ये होती है दोस्तों कछुआ की। यानी कि सबसे अधिक आयु नहीं होगा यहाँ पे, वायु नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा दोस्तों? आयु होगा। ठीक है, आयु जो है सबसे अधिक किस जंतु की होती है? तो कछुआ की होती है। नेक्स्ट है कि अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टेनले मिलर ने। याद रखिएगा कि अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? स्टेनले मिलर ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, वह है दोस्तों ऑक्सीजन। याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में। ठीक है, यानी कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में? तो मानव के तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषों के अध्ययन से है। ठीक है, याद रखिएगा कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है किसके अध्ययन से है? तो विषों के। नेक्स्ट है कि पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, अंडाशय। याद रखिएगा कि पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, अंडाशय होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो अमीबा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो अमीबा में। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्तनधारी यूरिया बनाते हैं गुर्दे यानी कि वृक्क में। ठीक है, वृक्क में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ। यानी कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। नेक्स्ट है कि कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? तो सांप में। याद रखिएगा कि कान का जो पर्दा है ये सांप पे नहीं होता है। नेक्स्ट है कि तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, यानी तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो धमनी से मापी जाती है। याद रखिएगा कि रुधिर की नाड़ी दर जो है किससे मापी जाती है? धमनी से। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल धमनी से। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल धमनी से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया का। याद रखिएगा कि यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया का। यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH2CONH2। याद रखिएगा NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में, लीवर में। याद रखिएगा लीवर का कितना वजन होता है? 1.5 kg होता है। याद रखिएगा 1.5 kg होता है। ठीक है, तो शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? यकृत में। नेक्स्ट है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। याद रखिएगा कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। याद रखिएगा दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33 होती है। याद रखिएगा कि मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज, मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। सवाल बोल रहा है, सवाल है
रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो ये अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। याद रखिएगा कि रक्त दाब का जो नियंत्रण है ये एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? यानी कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो छाल से। ठीक है, किस भाग से? तो छाल से दालचीनी पेड़ के भाग के छाल के भाग से एकत्र की जाती है। नेक्स्ट है मूत्र का सामान्य घटक है सेल ब्यूमिन, यानी मूत्र का जो सामान्य घटक है क्या है? सेल ब्यूमिन। नेक्स्ट है कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस। याद रखिएगा कि पार्थेनोजेनेसिस जो है ये बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो रेनिन। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा एंजाइम? तो रेनिन जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। विटामिन में पूछे तो विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है दोस्तों, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। याद रखिएगा कि बुद्धि का जो केंद्र है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट है किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन को। ठीक है, यानी किस हार्मोन को? तो एड्रीनलिन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पिलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो नियासिन की कमी से। याद रखिए दोस्तों कि पिलाग्रा नामक रोग जो है ये किसकी कमी से उत्पन्न होती है? तो नियासिन की कमी से। नेक्स्ट है कि मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लाल ग्रंथियाँ। याद रखिएगा दोस्तों कि मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लाल ग्रंथियाँ प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोल कृमि, जिसको हम लोग बोलते हैं नेमेटोड, ठीक है, से होने वाला रोग है फाइलेरिया। याद रखिएगा कि गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया। नेक्स्ट है कि लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस का। याद रखिएगा दोस्तों कि लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। याद रखिएगा ल्यूकीमिया जो है ये रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कि वंध्यता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा पीला। ठीक है दोस्तों, यानी कि वंध्यता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा पीला। नेक्स्ट है कि चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। याद रखिएगा दोस्तों कि चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है दोस्तों? तो पालक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? पालक के साग में पाया जाता है। याद रखिएगा तो साग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट लास्ट सवाल कि वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है दोस्तों तो जुकाम। याद रखिएगा कि वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रैक्टिस सेट 25 कर लिए, कल करेंगे 26। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।